हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FMIS। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। प्राचीन भारत के इतिहास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास हमारा सेट चल रहा है। शुरू करने से पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आखिर क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास का स्रोत, सोर्सेज हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा था पाषाण काल, स्टोन एज। पाषाण काल को हम लोगों ने 3 टर्म में पढ़ा था, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल को हम लोगों ने 3 भाग में बांट के पढ़ा था। लोअर पैलियोलिथिक एज, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, यहाँ पे हमने हथियारों के बारे में जाना था, जो भी टूल्स मिले थे के बारे में जाना था। फिर मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक या माइक्रोलिथिक इसको बोलते हैं, या माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं इसको। पाषाण काल में हम लोगों ने तीसरा चैप्टर पढ़ा था नवपाषाण काल। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक एज। ठीक है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, या इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते थे, हड़प्पा। ठीक है, ब्रॉन्ज एज भी इसी काल को कहा जाता है क्योंकि इस समय टीन और कॉपर का प्रयोग करके कांसे के लोग बनाना शुरू कर दिए थे। यहाँ के कांसे की टूल्स मिलना शुरू हो गए थे इस काल में। और पांचवा हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक युग। इसको हम लोग फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन। और पांचवा हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक युग। वैदिक युग में भी ऋग वैदिक युग और लेटर वैदिक पीरियड, ये 1000 BC पूर्व हम लोगों ने देखा था। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था तीसरा मेटल लोहे की खोज। लोहे की खोज हमें वैदिक पीरियड में मिला, वो भी लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन, 600 ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। इस समय हम लोगों ने देखा था वर्ण व्यवस्था से या जाति व्यवस्था से कैसे लोगों में असंतोष पैदा होने लगा था। तो कैसे कैसे नए नए धर्म उभर कर सामने आए, जैसे बौद्ध, जैन। या हम लोगों ने इतना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, महाजनपद का। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 बड़े बड़े महाजनपदों की चर्चा मिलती है। भारत में 16 बड़े बड़े महाजनपद हुआ करते थे, या फिर ये कह सकते हैं कि वैदिक काल के अंत में कई सारे जनपदों का उदय हुआ। और पहले ये जनपद क्या होते थे, पहले ये जनपद जन कहलाते थे। जन, जन से बना जनपद। फिर ये छोटा क्षेत्र होता है और फिर ये छोटा क्षेत्र बड़ा जनपद का रूप ले लिया और जनपद से महाजनपद का विकास हुआ। आइए हम लोग देखते हैं आगे। और इन्हीं 16 महाजनपदों में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो 16 महाजनपद थे उसमें मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो 16 महाजनपदों में कौन कौन से थे, तो देखिए हमने यहाँ एक चार्ट बना दिया है। पहला महाजनपद, फिर वहाँ पे कुछ प्रमुख शासक रहे होंगे और उसकी राजधानी क्या थी, और फिर आज का वर्तमान स्थल। क्योंकि कभी कभी PCS में मिलान करने के लिए पूछ देता है कि अंग की राजधानी क्या थी या वत्स की राजधानी क्या थी। अंग की राजधानी हुआ करती थी चंपा, जिसके प्रमुख शासक ब्रह्मदत्त। और यह आज का वर्तमान स्थल कहाँ है, भागलपुर और मुंगेर, ये बिहार में पड़ता है। मगध, मगध में जो प्रमुख शासक हुए वो थे बिम्बिसार, अजातशत्रु और
इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगृह। राजगृह ये भी बिहार में पड़ता है, आज के पटना, गया और शाहाबाद का इलाका है जो बिहार में पड़ता है। फिर काशी, इसकी राजधानी वाराणसी, और इसके जो प्रमुख शासक थे अजातशत्रु, ये मगध में मिलाया था इसको। प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। फिर वत्स, इसके प्रमुख शासक रहे उदयन, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, ये भी प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र यूपी में पड़ता है। फिर वज्जी संघ, जिसकी राजधानी वैशाली थी और लिच्छवी वंश के राजाओं ने इस पे शासन किया, और वैशाली व उत्तरी बिहार का आज का प्रमुख वर्तमान स्थल है। फिर ये भी बिहार में पड़ता है आपको, ठीक है। फिर कोसल में प्रमुख आप शासक देख सकते हैं प्रसेनजीत को। इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती या साकेत, ये अवध या उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर अवंती, इसके जो राजा थे चंद्र प्रदोत, या कहीं कहीं लिखा होता है चंदा प्रदोत, और इसकी जो राजधानी थी ये दो पार्ट में थी। जो उत्तर की राजधानी थी वो उज्जैन में थी, और जो दक्षिण में की राजधानी थी वो महिष्मति में थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा महाजनपद था, ठीक है। और ये आज का दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश। फिर मल, इसकी राजधानी पावा या कुशीनारा, आज का कुशीनगर बोल सकते हैं, देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर पांचाल, इसकी राजधानी थी अहिछत्र या काम्पिल, ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये उत्तर प्रदेश का एरिया है। फिर कुरु, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के आज के वर्तमान स्थल है। फिर चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती या सैत्यवती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश या दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आज के वर्तमान स्थान है। और मत्स्य, इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? विराटनगर, और यह आज का वर्तमान स्थल है जयपुर, भरतपुर और अलवर। फिर कंबोज, इसकी राजधानी हाटक या राजपुर, और राजौरी एवं हजर क्षेत्र, ये आज के पाकिस्तान का वर्तमान क्षेत्र है, पाकिस्तान में पड़ता है। फिर सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, जो आज के ब्रजमंडल क्षेत्र का इलाका एरिया है। फिर अशमक, इसकी राजधानी पोटली या पोतन, यह वर्तमान स्थल कहाँ है? नर्मदा गोदावरी नदी क्षेत्र, ये दक्षिण भारत में पड़ता है। फिर 16वां था गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला, ये कश्मीर एवं पाकिस्तान। जो तक्षशिला थी वो विश्वविद्यालय थी उस समय की, जहाँ शिक्षा का केंद्र हुआ करता था तक्षशिला, ठीक है। यही वो 16 महाजनपद है: कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, वत्स, अवंती, अशाक, मगध, अंग, काशी और वज्जी, मल, कोसल, पांचाल। तो ये टोटल 16 महाजनपद हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये गंगा नदी घाटी के बीच के क्षेत्र थे, और इधर सिंध प्रदेश, ठीक है। तो एक एक करके आज हम लोग चर्चा करेंगे इस पे डिटेल में। तो आइए जान लेते हैं कि उस समय 600 ईसा पूर्व में राजनीति के मुख्य दो स्वरूप दिखाई देते हैं। पहला राजतंत्र यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था, और दूसरा गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या थी? इस व्यवस्था में राजाओं की शक्ति के तले बड़े बड़े राजाओं का उद्भव हुआ। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलती है, ठीक है। फिर गणतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या थी? तो नेपाल की जो तराई एरिया है वहाँ आज की पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तक 10 गणराज्यों की सूची मिलती है। यानी नेपाल की तराई क्षेत्र में आज की पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तक 10 गणराज्यों की सूची मिलती है, जिसमें वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और पावा तथा कुशीनारा के मल्ल आदि प्रमुख थे। उस समय गणतंत्रात्मक व्यवस्था हुआ करती थी, इसके प्रूफ है, साक्ष्य हैं। आगे देख लेते हैं। और इसी के साथ हम देखेंगे 16 महाजनपदों में मगध कैसे एक शक्तिशाली राज्य के रूप में बनकर उभरा। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति। देखिए ये भौगोलिक स्थिति है मगध की। इसकी सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी।
ये इसकी भौगोलिक स्थिति है, यानी उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन। तो आइए जान लेते हैं इनके कुछ राजाओं के बारे में। हर्यक वंश मगध पे सबसे पहले शासन किया और इसकी स्थापना किया था बिंबिसार ने। ठीक है, ये संस्थापक थे। ये बुद्ध के समकालीन थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुद्ध के समकालीन। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रिज, आज की राजगीर कह सकते हैं। तो बिंबिसार के नेतृत्व में मगध शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। बिंबिसार ने शुरू से ही आक्रामकता और विजय की नीति अपनाई, यानी हमेशा इन्होंने विस्तार की नीति अपनाई और वैवाहिक संबंधों द्वारा भी इन्होंने अपने राज्य को मजबूत किया। तो बिंबिसार के बारे में जान लेते हैं। बिंबिसार ने कौशल की जो राजा की पुत्री थी, राजा कौशल नरेश की पुत्री, और वहाँ के उत्तराधिकारी था प्रसेनजीत, उसकी बहन से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इससे मगध को काशी ग्राम ये इनको उपहार में मिला, जहाँ से 1 लाख रुपए कर आता था, वो भी सिक्कों में आता था। ठीक है, तो इस विवाह ने कौशल से शत्रुता समाप्त कर दिया, यानी इनको मित्र बना लिया। ठीक है, दूसरी शादी इन्होंने बिंबिसार ने वज्रसंघ की लिच्छवी राजकुमारी चेलेना, जिससे बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैदा हुआ। ठीक है, वज्रसंघ की राजकुमारी ये लिच्छवी गणराज्य की थी, इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके इनको भी अपना मित्र बना लिया मगध ने। अब इधर और इधर सेफ हो गया। ठीक है, उसके बाद से इसने तीसरी शादी की, वो पंजाब के, इधर पड़ता है पंजाब, तो पंजाब के मद्रा वंश के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, तो इन वैवाहिक संबंधों ने बिंबिसार को राजनयिक प्रतिष्ठा दिलाई और उत्तर पश्चिम के तरफ मगध का मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ समझ लीजिए, जो मगध का सबसे बड़ा दुश्मन था या प्रतिद्वंदी था वो अवंती था। ये अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, उज्जैन। तो इन दोनों में एक भीषण युद्ध हुई, लेकिन दोनों ने समझौता कर लिया। बाद में अवंती के जो राजा था चंद्रप्रदोत, तो ये एक बीमारी होती है पीलिया, इससे पीड़ित हो गया। तो उस समय मगध में एक चिकित्सक हुआ करते थे, नाम था चरक। बिंबिसार ने चरक को इलाज के लिए अवंती भेजा। इससे दोनों के बीच की दुश्मनी खत्म हो गई, दोनों में मित्रता हो गई। तो वैवाहिक संबंध और मित्रता स्थापित करके बिंबिसार ने मगध को काफ़ी शक्तिशाली बनाया और अपनी दुश्मनी खत्म की। उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु सिंहासन पे बैठा। तो अजातशत्रु पे ये इल्जाम लगता है कि इसने बिंबिसार को मार डाला, यानी अपने पिता की हत्या कर दी। बिंबिसार की हत्या करने के बाद प्रसेनजीत ने, जो कौशल का उत्तराधिकारी था लेकिन अब वहाँ का राजा बन चुका था, तो प्रसेनजीत ने अजातशत्रु से काशी गांव वापस ले लिया। इससे इन दोनों में दुश्मनी हो गई और युद्ध हुआ। युद्ध में प्रसेनजीत की हार हुई और अजातशत्रु की जीत के साथ उसने भी प्रसेनजीत की बेटी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अजातशत्रु ने कौशल को हरा के न केवल काशी बल्कि यहाँ से इसने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया और कौशल को भी मगध का अंग बना लिया। जैन ग्रंथ में ये भी लिखा जाता है, तो अजातशत्रु ने लिच्छवियों से भी युद्ध किया। इसके पश्चात उसने पूरा ये साम्राज्य स्थापित किया। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है, अजातशत्रु के समय ही फर्स्ट बौद्ध मीटिंग हुई थी। तो अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन गद्दी पे आया। उदयन कह सकते हैं या उदयभद्र, ये गद्दी मगध की गद्दी पे आया और इसने क्या किया, अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में बनाया। पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बनाई। हर्यक वंश के अंतिम राजा उदयन नागपुत्र नागदक्ष था। इसकी हत्या उसके अमात्य, यानी इसका जो अमात्य था उसने कर दिया, जिसका नाम था शिशुनाग। इसकी हत्या करके
मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। ये देख लेते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। इसका जो पहला राजा था वो था शिशुनाग। 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। तो शिशुनाग ने चंद्रप्रद्युत के एक उत्तराधिकारी प्रद्युत वंश की सेना को नष्ट कर दिया और अवंती को मगध में मिला लिया। वहां वैवाहिक संबंध स्थापित हुई थी बिंबिसार के समय और इसने उतने बड़े राज्य को मगध का अंग बना दिया। इस समय वत्स तथा कोसल पर भी शिशुनाग ने विजय पाई। इन राज्यों की विजय से मगध का बहुत विस्तार हो गया। एक बार आप मैप में देख लीजिए, ये अवंती और ये वत्स और ये कोसल, ठीक है, और ये मत्स्य। तो ये काफी विस्तार हो गई थी यहाँ पे इनकी शिशुनाग के समय। शिशुनाग के बाद कालाशोक जो दूसरा इंपॉर्टेंट राजा था वो था कालाशोक शिशुनाग वंश में। तो इस ये गद्दी पे बैठा और इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, यानी सेकंड बौद्ध मीटिंग कब हुई, तो कालाशोक के समय, ठीक है। और कालाशोक बहुत समय तक नरेश न रह सका, उसकी हत्या नंद वंश संस्थापक द्वारा कर दी गई। तो तीसरा वंश मगध साम्राज्य में हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश। तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी, महानंदिन ने की थी, लेकिन महापद्मनंद ने शीघ्र ही उसकी हत्या कर गद्दी पे बैठ गया। तो महापद्मनंद एक शूद्र दासी पुत्र जिसने महानंदिन की हत्या करके और मगध की गद्दी पे बैठा। वह एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा था। पुराणों में उसे सर्वक्षत्रांतक कहा गया है। पुराणों के अनुसार उसके साम्राज्य में सम्मिलित राजवंश थे पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, कौरव, अह, कलिंग, शूरसेन, मैथिल, अश्मक और वितिहोत्र। तो एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करके उसने एक छत्र और एक राट पद प्राप्त किया था। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, जिनमें केवल अंतिम पुत्र धनानंद, ये धनानंद या घनानंद कह सकते हैं, ये सिकंदर के समकालीन था। धनानंद के विषय में थोड़ी जानकारी मिलती है। धनानंद उस समय मगध पर राज कर रहा था जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। धनानंद के पास एक बड़ा साम्राज्य तथा प्रचुर धन था, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध पर आक्रमण किया और धनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो जो नेक्स्ट हम लोग वंश पढ़ेंगे वो मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बारे में हम लोग आगे डिटेल चर्चा करेंगे। डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक जान लेते हैं कि मगध इतना फैला, जहाँ 16 महाजनपद थे, तो सिर्फ मगध ही इतना आगे क्यों बढ़ा, और भी तो आगे बढ़ सकते थे। तो कुछ उत्तरदायी कारक थे, उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति जिससे निम्न गंगा के मैदानों पर नियंत्रण संभव हो सका, यानी जो गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र थे, यहाँ काफी उपजाऊ जमीन है, फसल ज्यादा होती है। दूसरी बात, तांबे और लोहे की खानों से निकटता, जो बेहतर उपकरण और हथियारों के लिए आवश्यक थे। मगध की दोनों राजधानियां सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। राजगृह पहाड़ियों से घिरी थी और शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित थी तथा पाटिलपुत्र गंगा, सोन और गंडक के संगम पर स्थित थी, अतः वह जल्द दुर्ग से सुरक्षित थी। और इसके साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण राजा मिले जिनके नेतृत्व में मगध काफी फला फूला। दक्षिणी बिहार में गया के घने जंगलों से इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। युद्ध में हाथी को ले जाना राजा की शक्ति को दर्शाता था। यही कारण था कि मगध ने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। ठीक है, इसी के साथ मगध का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, यानी 600 ईसा पूर्व में विदेशी आक्रमण, 2 आक्रमण हुए उस टाइम।
ईरानी या हखामनी आक्रमण और दूसरा यूनानी आक्रमण। ठीक है, एक एक करके जान लेते हैं थोड़ी थोड़ी बातें। देखिए, ईरानी या हखामनी आक्रमण में साइरस द्वितीय ने पहली बार आक्रमण किया था। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी इसने। साइरस ने सिंध के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र विजय की। प्लिनी के विवरण से ज्ञात होता है कि प्लिनी राइटर है कि साइरस ने कपिसा नगर को ध्वस्त किया। कपिसा नगर, ठीक है। फिर डेरियस प्रथम या दारा प्रथम कह सकते हैं इसको, 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम ने पाई। भारत पर इसने सफलता पाई। दारा प्रथम ने सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया था। भारत का पश्चिमोत्तर भाग द्वारा दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत कंबोज एवं गांधार पर भी उसका अधिकार था। पर्शिकों का अंतिम सम्राट दारा तृतीय 360 ईसा पूर्व से 331 ईसा पूर्व, जिसको यूनानी सिकंदर ने अरबेला या गौगामोला के युद्ध में 331 ईसा पूर्व में बुरी तरह परास्त किया था। इस प्रकार पर्शिकों का विनाश हुआ और यूनान के सिकंदर ने, यानी मेसिडोनिया उस समय कहा जाता है, मेसिडोनिया आज का यूनान, सिकंदर ने इस पे विजय पाई। तो ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए जान लेते हैं। समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई। मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जैसे अशोककालीन स्मारक कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित था। ये डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, कला और संस्कृति के विषय में हम ये सारी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यूनान का आक्रमण यानी मैसिडोनिया, क्या कह सकते हैं, सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बल्ख क्षेत्र या बैक्ट्रिया, वर्तमान में अफगानिस्तान का क्षेत्र कहा जाता है इसको, जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू पर्वत या खैबर दर्रा पार कर भारत आया। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण करने के साथ उसका सहयोग करने का वादा किया। आम्भी और सिकंदर में युद्ध हुई। उसके बाद सिकंदर यहाँ पे विजयी हुआ और आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर को पंजाब, झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती क्षेत्र के शासक पोरस, उस समय धनानंद मगध का शासक था और पोरस पश्चिमी क्षेत्र में सिकंदर के साथ युद्ध कर रहा था। तो पोरस की भी पराजय हुई सिकंदर के साथ युद्ध में, लेकिन इसकी युद्ध कौशल को देखते हुए सिकंदर ने पोरस को इसका राज्य वापस लौटा दिया। 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसकी वजह कई थे। एक, जो मगध का सम्राट धनानंद, उसके पास विशाल सेना थी, और एक बात ये भी थी, कई सालों तक युद्ध करते हुए सिकंदर की सेनाएं थक चुकी थी और वो वापस जाना चाहती थी। कई सारे कारणों की वजह से सिकंदर ब्यास नदी को पार न कर सका और वहां से वापस लौट गया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।